हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर एहतेशाम चंद भट्ट है और ये छोटा-सा एक कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से कि एक बहुत बड़े तालीमी इदारे में होने वाली एनोमलीज़ और प्रॉब्लम्स के जिनको हाइलाइट करना बड़ा ज़रूरी है। ये लेक्चर ना तो किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ है, ना ही किसी इंडिविजुअल के खिलाफ। रादर इस लेक्चर में हम कुछ सवाल उठाने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पे सबसे बड़ा सवाल ये कि किसी भी कौम के लिए हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है और तारीख के साथ एक्सपेरिमेंट्स जब अगर होने शुरू हो जाए तो उससे कैसे फिर एक पूरी कौम को आप जो है वो उसका फ्यूचर एट स्टेक कर जाते। सो इस लेक्चर में हमने सवाल उठाने और कंसर्न इदारा, कंसर्न डिपार्टमेंट या कोई भी इंडिविजुअल अगर इसको अपनी ज़ात पे अटैक समझता है, तो ये उसकी फिर एक नैरो अप्रोच होगी, तंग नज़री होगी। हमारा तो मकसद सवाल उठाना है और अगर इदारा, उसका डिपार्टमेंट या इंडिविजुअल इसका जवाब लेक्चर फॉर्म में या रिटन फॉर्म में देना चाहें, तो ये अच्छा होगा ताकि जो है क्योंकि वैसे तो कोई बताता नहीं। हुज़ूर ऐसा है कि एक वक़्त था कि जब जीसीयू लाहौर इसकी पहचान हुआ करता था, इसका हिस्ट्री डिपार्टमेंट। और क्योंकि मैं लार्जली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के साथ और मुंसलिक हूँ ज़्यादा, तो मेरा फ्रेमवर्क तो ज़ाहिर है वो इसी में चलते हुए कि कैसे इस डिपार्टमेंट से सीएसपीज़ प्रोड्यूस होते थे, पीएमएस ऑफिसर्स प्रोड्यूस होते थे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में फिर लेक्चरर्स और 2009, 2011, 12, 2015, इवन 2017 के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की अगर हम फहरिस्तें देखें, खास तौर पे लेक्चरर्स की, तो कैसे ये शुरू के पोर्शन में 9 से 15 हमें इस डिपार्टमेंट से अपॉइंट होने वाले लेक्चरर्स जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा मिलती है। 2009 में तो टोटल पंजाब में जितने लेक्चरर्स भर्ती हुए वो 60 टू 70% मेल फीमेल मिला के, वो तो सिर्फ इसी डिपार्टमेंट की प्रोडक्शन थी। फिर हर साल 2000 से लेके 2007-8 तक इस डिपार्टमेंट से सीएसपीज और पीएमएस की एक तवील लिस्ट जो कि ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वालिफाई करते थे बल्कि टॉप 10 में आते। इनमें बड़े मशहूर नाम जो हैं उसमें अ, अली नासिर रिजवी, सुहेल जफर चट्टा, रिजवान उमर गोंदल, ये सब वो कि जो ना सिर्फ यहाँ से पढ़े बल्कि साथ-साथ यहाँ पर पढ़ाया भी और एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो एक बड़ा रिच डिपार्टमेंट नेशन बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी। मेरी भी जो तालीमी बुनियादें हैं वो इसी डिपार्टमेंट से जो है वो जुड़ी हुई हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में डॉक्टर इरफान वहीद उस्मानी हमारे उस्ताद रहे। अ, और भी इस डिपार्टमेंट से मुन मुंसलिक लोग, टीचर्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बड़ा एक्सेल करते रहे। इतना वाइब्रेंट डिपार्टमेंट था
کہ اس میں انٹرنیشنل ریلیشنز بھی پڑھایا جاتا تھا, اس میں یورپین ہسٹری بھی. اور یہ استاد بڑے کمال کے استاد ہوا کرتے. انٹرنیشنل ریلیشنز کے کانٹیکسٹ میں کامران شاہد, آج کون نہیں جانتا کامران شاہد کو, تو بہت بڑا نام ہوا کرتا. یورپین ہسٹری کے کانٹیکسٹ میں عمران بشیر بہت بڑا نام ہوا کرتا. امریکن ہسٹری کے کانٹیکسٹ میں ڈاکٹر فرت محمود بہت بڑا نام. انڈین ہسٹری کے کانٹیکسٹ میں شیر محمد گریوال, مسعود رضا رضوی بڑے نام ہوا کرتے. ریسرچ میتھڈولوجی بہت واسٹ سبجیکٹ, اس میں طاہر جمیل, طاہر محمود بڑے اعلیٰ پائے کے یہ استاد جو ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وابستہ رہے, منسلک رہے. تو ایک بڑا رچ انٹر ڈسپلنری, اور ہم جیسے لوگ جو آج کسی نہ کسی فارم میں سروس کر رہے ہیں, کسی نہ کسی فارم میں اپنی پہچان بنا رہے ہیں, تو بنیادیں اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی اور اتنی اسٹرانگ بنیادیں. اور ان بنیادوں میں پھر جو اس فیز میں 2000 سے 2008 میں جو سب سے بڑا کلیدی رول ہے وہ ڈاکٹر طاہر کامران کا رول رہا ہے, جو ان سب کو ہمیں پیمپر کیا, لرننگ کی طرف لگایا. لوگ مرتے تھے کہ یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ جو صرف ہسٹری نہیں ہے, میں نے آپ کو بتایا نا, ملٹی ڈسپلنری کانٹیکسٹ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایوالو کرتا تھا, انگیج کرتا تھا. تو ایک بہت ہی وائبرنٹ ڈپارٹمنٹ کا یہ ویژن تھا. بٹ سلولی اینڈ گریجولی اس ڈپارٹمنٹ کا اب یہ حال ہو گیا کہ یہاں پر اس وقت ایم فل میں ایک بھی بچہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس ڈسپلن کا ہو. ایک بچے کا ایڈمیشن ہوا ہے, وہ اکنامکس کی اس کی ڈگری, لیکن وہ ایم فل اس ڈپارٹمنٹ میں کر رہا ہے. بی ایس پروگرام مجھے یاد ہے جب ہم بھی وہاں پہ ہوا کرتے تھے تو بڑا وائبرنٹ پروگرام تھا. یہ 27 بچوں کی لسٹ لگی اور ان میں سے ہاف نے بھی فیس جمع نہیں کروائی. ایون جو ایڈمٹ ہو گئے ان میں ہاف نے فیس جمع نہیں کرائی, جو ہسٹری کے. پھر ایک نیا ڈسپلن شروع کیا ہوگا, آرٹ ہسٹری, آرکائیوز. ایک اسٹوڈنٹ, یہ ہو کیا رہا ہے؟ اتنا رچ کلچر کا ڈپارٹمنٹ کہ 2020-21 کی جو لیکچرشپ ہے اس میں اس ڈپارٹمنٹ کا 2% رزلٹ نہیں ہے اب, جبکہ اس کے مقابلے میں مختلف دوسرے ڈپارٹمنٹس کا بڑا وائبرنٹ رزلٹ. جب ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس ڈپارٹمنٹ کے کرتا دھرتوں سے پوچھا جائے تو کہ جی ہم سی ایس پیز نہیں بنانا چاہتے, ہم پی ایم ایس آفیسرز نہیں بنانا چاہتے, ہم لیکچررز نہیں بنانا چاہتے, ہم ریسرچرز بنانا چاہتے. تو جو لوگ ریسرچ میں اچھے ہوں گے وہی آگے بڑھیں گے, ورنہ نہیں. ٹھیک ہے, اچھی بات, بری بات نہیں, لیکن کون سا بڑی ریسرچ, کون سا بڑا جرنل, کون سا بڑا میگزین پچھلے کچھ سالوں میں اس ڈپارٹمنٹ نے اجرا کیا جس کا. ہاں, اردو بازار سے ایک لوکل پبلشر سے ڈپارٹمنٹ کے کچھ جید لوگوں نے اپنی کتاب چھپوا لی, میرلی صرف اپنی کتاب. تو اس میں کیا ہوا؟ اینی ویز, اب ہم ان ریزنز کی طرف جانے لگے کہ یہ ریزنز ہیں کیا. ایکڈیمیا ہمارے یہاں خاص طور پر جب سے بہت زیادہ وائس چانسلرز کو پاور دے دی گئی, ڈپارٹمنٹس کو پاور دے دی گئی, تو بہت زیادہ ایکسپیریمنٹیشن ہمیں ڈپارٹمنٹس کے لیول پہ ملتی. اور ایسی ہی ایکسپیریمنٹیشنز یہاں ہوں. ایک یونیورسٹی ہے, نیشنل یونیورسٹی سنگاپور. اس نیشنل یونیورسٹی سنگاپور سے
2 लोग पीएचडी करके इस डिपार्टमेंट में आए, एक डॉक्टर इरफान वहीद उस्मानी, दूसरे डॉक्टर हुसैन, एक ही यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर हुसैन एक विजन रखते हैं, एक यूनिक विजन रखते हैं कि जिसके तनाजुर में वो इस डिपार्टमेंट को एक रिसर्च बेस्ड डिपार्टमेंट बनाना चाहते। डॉक्टर इरफान वहीद उस्मानी भी इसी एनयूएस से पढ़ के हैं। ये ऐसा नहीं चाहते, ये टीचिंग के साथ वाबस्ता। अब मैं कोई यहाँ डॉक्टर हुसैन के हक में या डॉक्टर इरफान के हक में पॉइंट नहीं दे रहा, बात कर रहा हूँ कि दोनों यहाँ से पढ़ के इनके ख्याल में एनयूएस का विजन पाकिस्तान में अप्लाई होना चाहिए। इनके ख्याल में अच्छी बात है, रिसर्च होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए। ये दोनों का जो बेसिक ओपिनियन, और इसी के इर्द गिर्द अब इन दोनों आदमियों की कोई आपस में लड़ाई भी नहीं है। ये तो बहुत इनोसेंट आदमी, ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी। सो जिसे मैंने कहा, ये किसी शख्स के खिलाफ लेक्चर नहीं, ये तो एक सवाल है कि तारीख का फ्यूचर क्या है। तारीख का फ्यूचर इस डिपार्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बहुत खतरनाक है। कुछ फैक्ट्स को जरा देख लेते हैं कि फैक्ट्स हैं क्या। फैक्ट्स ये हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट के एमफिल प्रोग्राम में, ये कल्चर है पाकिस्तान में, 60-70% उसके ओन स्टूडेंट्स होते हैं, अपने स्टूडेंट्स जो उसके बीएस प्रोग्राम्स वगैरह से पास करके आए होते हैं, और वो उसी में एमफिल में वहीं पे दाखिला लेते हैं। ये नॉर्मली कल्चर है पाकिस्तान में, इससे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। लेकिन 2021 का जो एमफिल प्रोग्राम है इस डिपार्टमेंट का, उसमें एक स्टूडेंट है, और वो भी इकोनॉमिक्स का ग्रेजुएट। सवाल ये पैदा होता है कि 17 से 21 या 16 से 21 या 15 से 20 के इस डिपार्टमेंट के ग्रेजुएट्स कहाँ हैं? वो इस डिपार्टमेंट में क्यों नहीं अप्लाई कर रहे? उसकी एक बहुत बड़ी वजह, 16-21 के सेशन के 29 स्टूडेंट्स। अब इन स्टूडेंट्स में से काफी ने हमारे साथ भी राब्ता किया कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन हमने स्टूडेंट्स के पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में तो जाहिर है ये लेक्चर नहीं करना। इन 29 में से 22 बच्चों को फेल कर दिया गया मौसूफ। फेल करने की जाहिर है कोई सॉलिड रीजन तो डेफिनेटली होगी, लेकिन इन स्टूडेंट्स का एक साल जाया करवा दिया गया मेरली एक सब्जेक्ट की वजह से। यानी वो 7 सेमेस्टर्स में पढ़ के आए ऊपर, और 8th सेमेस्टर में भी 4-5 पेपर उनके क्लियर हुए, लेकिन एक ना 2 पेपर्स जो हैं उसमें जनाब वो इतने काबिल ही नहीं थे कि 4 साल गुजारने के बाद वो स्टैंडर्ड पे नहीं है, उनको फेल कर दिया। सो इन ये तमाम स्टूडेंट्स एज अ पोटेंशियल ह्यूमन रिसोर्स इनको जाया कर दिया। सो एक आइडियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में कि जनाब बेहतरीन लोग प्रोड्यूस करना। और मैं खास तौर पर ये रिक्वेस्ट करूंगा, और बल्कि इस रिकॉर्डेड लेक्चर है, इसको मैं जरूर जो है वो चाहूंगा कि वाइस चांसलर जिस यूनिवर्सिटी लाहौर इसको एक दफा जरूर सुन लें कि इशू आ कहाँ रही। सो एक तो की फैक्ट ये हो गया आपका इनटेक लो होने का। दूसरा, इनटेक लो होने का इशू क्या आ गया? इशू ये आ गया कि सोशल साइंसेज पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ना जी, लोग अपने बच्चों को क्यों भेजते हैं सोशल साइंसेज में? क्या माँ बाप अपने बच्चों को कोई रिसर्चर बनाने के लिए भेजते हैं? सब रिसर्चर नहीं हो सकते ना जी। आपके पास 29 की क्लास है, तो 1 2 3 बच्चा ही रिसर्च के साथ जुड़ा होगा भाई, बाकियों ने अब उनको जबरदस्ती आपने रिसर्चर तो नहीं बनाना।
کسی کا مقابلے کے امتحانوں کی ڈیزائر ہوتی ہے, کسی کی ڈیزائر نوکری لینے کی ہوتی ہے, کوئی غریب گھر سے ہوتا ہے, ساتھ ٹیوشنیں پڑھا رہا ہوتا ہے, ساتھ CSS کی تیاری کر رہا ہوتا ہے. تو سب نے تو نہیں جو ہے وہ ریسرچر بن جانا. ایک ہر ایک کی لمیٹیشن ہے. پیرنٹس پاکستان کے کلچر میں ایکسپیکٹ کیا کرتے کہ ہمارا بچہ گریجویٹ ہو سوشل سائنسز میں, خاص طور پہ GCU سے, تو وہ اس کا جو ایک ایکسپوئر جو ہے وہ انہانس ہوگا, اس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی, اور وہ کل کو پھر جو ہے مقابلے کے امتحان دے اور اچھی جابس کی طرف موو کرے. یہ لارجلی یہی ٹرینڈ ہے نا جی. ہم اپنے بچوں کو کیوں پڑھاتے ہیں؟ تاکہ وہ کسی قابل ہو سکے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جو 2 3 4 آپ ریسرچر بنائیں گے یہ کسی قابل نہیں, یہ بھی قابل, لیکن سب کو تو نہیں بنایا جا سکتا. اور آپ جو ہے وہ 22 سے 23 لوگوں کو فیل کرنا. تو سوشل سائنسز کی ڈومین پاکستان میں, وہ اس کی ڈومین کو انڈرسٹینڈ کیے بغیر جب آپ آپریٹ کریں گے کہ معاشرے کی بنیاد, معاشرہ جو ہے وہ کچھ اور چاہ رہا آپ سے اور آپ کچھ اور کر رہے, تو پھر لوگوں میں آپ کے خلاف اور آپ کی طرف ایک بدظنی پیدا ہوتی, لوگ نہیں آتے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, اس دفعہ اس ڈپارٹمنٹ کے BS پروگرامز میں 900 اپلیکیشنز آئیں, لیکن نمبر آف اپلیکیشنز کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ لوگ FA FSC کر کے 10 10 20 20 یونیورسٹیز میں فارم جمع کرا دیتے ہیں کہ چلو یہاں نہ ہوا تو وہاں ہو جائے گا, ایز این آپشن. 900 بچے کی اپلیکیشن میں سے صرف 27 بچہ اس قابل تھا کہ جس کو آپ نے ایڈمیشن آفر کی, جس میں سے ہاف نے بھی فیس جمع نہیں کروائی. تو پاکستان میں سوشل سائنسز, اس کی اکنامک وائبلٹی, تو میرا سوال پھر وائس چانسلر GC یونیورسٹی لاہور سے اور کسی بھی شخص کا, اور لوگ کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمارا نظام ایسا ہے کہ اس نظام میں سوال اٹھانے والے کو بڑا شک کی نظر سے دیکھتے ہیں, ہمارے خلاف ہے. تو کہاں اس پروگرام کی اکنامک وائبلٹی؟ سو ایک تو یہ آسپیکٹ بھی لو انٹیک کا, کہ لوگ اپنے بچوں کو, ایک خواب ہوتا ہے ماں باپ کا, اور اس خواب کے تناظر میں ڈپارٹمنٹ آپریٹ نہیں کرتا. پھر اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو ایکسپیریمنٹیشنز, سب سے امپورٹنٹ ایکسپیریمنٹیشن کے کانٹیکسٹ میں جو بہت بیک فائر کیا اس ڈپارٹمنٹ کے کانٹیکسٹ میں, کہ جناب ایک انسٹیٹیوٹ ہم بنائیں گے, اور اس انسٹیٹیوٹ میں پھر ہم 3 ڈپارٹمنٹس, ایک ہسٹری کا ہوگا, ایک آرٹ ہسٹری کا ہوگا, اور ایک آرکائیوز کا ہوگا. اوکے, ہسٹری کی تو سمجھ آتی ہے, چل رہا ہے ڈپارٹمنٹ پہلے, لیکن اب اس کا حال میں نے آپ کو بتا دیا کتنی لو انٹیک ہے. آرٹ ہسٹری میری انفارمیشن کے مطابق اس وقت تک اس کے پوسٹ گریجویٹ پروگرام ابھی تک HEC سے اپروو نہیں ہوئے. اس کی فیکلٹی, جس میں صرف ایک اسٹوڈنٹ آیا, اس کی فیکلٹی, پرماننٹ فیکلٹی ابھی آج کی تاریخ تک نہیں. اور سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی فورن کوالیفائڈ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیا جا رہا ہے, 3 3.5 لاکھ کی تنخواہوں پہ فورنرز کو رکھا جا رہا ہے. یہ ایسے فورنرز ہوتے ہیں جو پاکستان میں کسی نہ کسی ریسرچ پرپوزل کے لیے یا ریسرچ کے لیے آئے ہوتے ہیں, ساتھ کر چلو ادھر ہمارے ساتھ پڑھا بھی دیں. آپ اسٹوڈنٹ آپ کے پاس ہے نہیں. اس آرٹ ہسٹری کا جو انچارج جس کو بنایا ہوا, شی از جسٹ اے لیکچرر آف ہسٹری, اور وہ بھی ڈیپوٹیشن پہ فرام ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. تو سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پھر کیوں
ڈیپوٹیشنز پر بھیجتا ہے اور کہتا ہے جی ہمارا سٹاف کم ہے، ہمارا سٹاف کم ہے. ایسے لوگ جب اداروں میں ہوتے ہیں تو ان کا کوئی انٹرسٹ ادارے کے ساتھ نہیں جڑا ہوتا، کیونکہ وہ ادارے کے ڈائریکٹ امپلائی نہیں ہوتے. تو وائس چانسلر کو اس سوال کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسے ڈیپوٹیشنسٹ کو آپ پورا پورا ڈپارٹمنٹ دیتے ہیں. میری انفارمیشن کے مطابق کہ اس آرٹ ہسٹری کے کانٹیکسٹ میں ایک آرٹ گیلری بنوائی جا رہی جس کی پرچیز مختلف پینٹنگز کی، مختلف چیزوں کی، اس میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی کوٹیشنز نہیں لی جا رہی، کچھ نہیں لیا جا رہا. یہ لگ بھگ کوئی 70 ملین مختص کیا گیا اس پورے انسٹیٹیوٹ کے لیے. تو کسی طرح کی کوئی کوٹیشنز، کوئی ٹینڈر، کچھ نہیں، بس پرچیزنگ ہو رہی ہے اور سب جو ہے وہ یہ موصوفہ کر رہی ہیں، جس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. یہ تو اون اوتھ جو سب کو پتہ. تو بچہ ایک ہے اور آپ لاکھوں میں جو ہے وہ ایکسپینڈیچر کروا رہے ہیں ایک ڈپارٹمنٹ میں. اور اس کی آرٹ ہسٹری بی ایس HEC سے اس کا پوسٹ گریجویٹ پروگرام آپ کا NOC نہیں ملا. تو لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں آپ. چلو اس کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن اس کی ایکولنس کیا ہوگی جب اس سے پڑے ہوئے گریجویٹس مارکیٹ میں آئیں گے. اور اب تو چانسز ہی کم ہے، ایک بچہ بس. جب یہ آئیں گے سو یہ کس طرح کی جابس میں فٹ ان ہوں گے جی؟ کیا اس کو ایکویٹ کیا جا سکے گا پولیٹیکل سائنس کے ساتھ، ہسٹری کے ساتھ، آرٹس کے ساتھ؟ کیا اس کی ایکولنس بن پائے گی؟ اور پھر آرکائیوز لائبریری تو ہونا ضروری ہے نا جی آرکائیوز کے لیے. تو میری اطلاع کے مطابق کہ اس انسٹیٹیوٹ کی اپنی انڈیپینڈنٹ لائبریری کوئی نہیں، ایک کتاب نہیں. اس میں ڈپلوما شروع کیا گیا، کوئی نہیں آیا ڈپلوما کرنے نہیں آیا. سو یہ جو ایکسپیریمنٹیشن ہے انہوں نے بھی اس ڈپارٹمنٹ کو، اور ہم اس کے ساتھ ماضی میں وابستہ رہے ہیں. ہماری جو کچھ بھی آج ہم ہیں وہ اسی ڈپارٹمنٹ کے انہی استادوں کے جن کے میں نے نام لیے پہلے، تو انہی کی وجہ سے. لیکن یہ تجربات ہوتے جا رہے ہیں. پھر اگلا بہت بڑا ایکسپیریمنٹیشن اس ڈپارٹمنٹ کو کالا شاکا کو شفٹ کر دیا. اس پر ڈاکٹر حسین نے اخباروں میں لکھنا پڑا نا. جب آپ کو انٹیک نہیں مل رہی، اسٹوڈنٹس نہیں آ رہے، ایشو بن رہے ہیں، تو آپ کو لکھنا پڑا. ڈیفینڈ کیا کہ آگے بڑھنا ہے، پرانی عمارتوں سے نکلنا. بٹ دا پوائنٹ از کہ لوگ اپنے بچوں کو GC یونیورسٹی لاہور کیوں بھیجتے ہیں؟ کیا صرف ایک ڈپارٹمنٹ سے گریجویشن کے لیے؟ ہاں، بٹ مکمل نہیں بھی. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ایک یونیک کلچر ہے. اس یونیک کلچر میں مختلف سوسائٹیز، فورمز، جو کہ مین جو آپ کی لوور اسکر مال کا کیمپس ہے اس کی تاریخ ہی یہی. ڈیبیٹس، ڈرامیٹکس، سوسائٹیز، انٹریکشنز، دو بڑی لائبریریز 1864 سے رچ لائبریری، بہت رچ لائبریری ہے. یعنی اگر آپ کہیں نا جی کہ قائد اعظم لائبریری اور پنجاب پبلک لائبریری، تو ان کے پائے کے سورسز ہیں ان لائبریریز. اور آپ اٹھا کے لے کے پوری کے پورا کالا شاکا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جنگل میں نہ یہاں پہ کوئی بجلی نہ کوئی پانی کا نظام تھا، ابھی بھی فرنیچر بھی پورا نہیں، بس جی لے جائیں صرف خوشنودی کرنے کے لیے کہ جی اور ساتھ ہے ہمارا ایک ویژن ہے. تو جب اسٹوڈنٹس کو پتہ لگا جو ایڈمیشن ٹیسٹ کے بعد کہ جناب یہ تو کالا شاکا وہاں تو کچھ بھی نہیں،
तो लोगों ने आना छोड़ दिया। सोशल साइंसेज के डिपार्टमेंट की ये शिफ्ट, सवाल ये पैदा होता है कि सोशल साइंसेज के बड़े जो और हब हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये बड़े हब हैं, तो बड़े नाम पैदा किए हैं हिस्ट्री की तरह। सवाल ये पैदा होता है, फिर लिटरेचर बड़ा डिपार्टमेंट है, रिच ट्रेडिशन रही, तो ये क्यों नहीं गए? क्योंकि ये इन डिपार्टमेंट्स में इस इंपॉर्टेंस को अभी भी समझा जाता है कि बिल्डिंग कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी डिपार्टमेंट के और किसी भी इदारे के लिए। तो लोग नहीं आए। फिर उसके बाद आखिरी जो बड़ी रीजन है, आखिरी बड़ी रीजन ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी यूनिवर्सिटीज में फेवरेटिज्म का कल्चर बहुत ज्यादा, नेपोटिज्म बहुत ज्यादा ओवरऑल। लेकिन इस डिपार्टमेंट, इस इंस्टीट्यूट के कॉन्टेक्स्ट में पिछले 1-2 साल से ये बहुत ज्यादा होता जा रहा है। इस डिपार्टमेंट में अभी पिछले सेमेस्टर तक ग्लोबल हिस्ट्री का पेपर, आप इसका रिकॉर्ड उठा के देख लें, और इनके बच्चों ने तो मेरे से राब्ता भी किया। उस वक्त मैंने अपने आप को बड़ा कंट्रोल किया कि नहीं यार, मेरा इशू नहीं है, मेरा एरिया नहीं है, मैं क्यों सवाल उठाऊं। ये ग्लोबल हिस्ट्री का पेपर जो मौसूफा पढ़ा रही थी, हालांकि इस डिपार्टमेंट में इरफान वहीद उस्मानी मौजूद, इस डिपार्टमेंट में अयाज गुल मौजूद, अयाज गुल एक्सीलेंट जो प्रोडक्शन है इस डिपार्टमेंट की पिछले 3-4 सालों में, इस डिपार्टमेंट में और बहुत अच्छे लोग कि जो ग्लोबल हिस्ट्री का पेपर बड़ा अच्छी तरह पढ़ा सकते। पर दे किसको दिया? उसी डेपुटेशनिस्ट को कि जो 8 हिस्ट्री की अब इंचार्ज, और ये बकायदा क्लासेस में कि जी मेरा तो एरिया ही नहीं है, मैं तो दे दिया गया। सो बेड़ा गर्क हो गया स्टूडेंट्स। फिर हमारी यूनिवर्सिटीज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो सवाल उठाता है उसके खिलाफ इंक्वायरीज हो जाती है। मोस्ट रीसेंट एक इंक्वायरी की तरफ तवज्जो दिलवाना बड़ा जरूरी है, जिसने, अगर वीसी साहब इस लेक्चर को तसल्ली से तवज्जो से सुन लें, कि इस एक इंक्वायरी ने आपके डिपार्टमेंट का और इस इदारे का इमेज कितना डिस्टॉर्ट किया। एक लड़की पर्शियन डिपार्टमेंट की, और ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं ऑन ऑथ कह रहा हूँ, ये इसको मैं हर फोरम पे, और मेरे पास इसके सबूत भी मेरे सामने पड़े हुए हैं, अगर कोई चाहे भी तो वो इसको चैलेंज करना चाहे तो नामुमकिन होगा चैलेंज करना। पर्शियन डिपार्टमेंट की एक लड़की, जिसके बारे में इसके डिपार्टमेंट के टीचर्स ने जो है वो इंक्वायरी कमेटी के सामने कहा हुआ कि जनाब ये झूठ बोल रही है। इस पर्शियन डिपार्टमेंट की लड़की का एक पेपर यूरोपियन हिस्ट्री का, वो जरा फेल हो गया, उसको रिपीट करना पड़ा। रिपीट करने के लिए डिपार्टमेंट के टीचर डॉक्टर सईद अहमद भट्ट, डॉक्टर सईद अहमद भट्ट बहुत वाइब्रेंट पर्सनैलिटी हैं, और मोस्ट रिसेंटली पाकिस्तान में अरसे बाद किसी ने माइनॉरिटीज की हिस्ट्री पर पीएचडी की, और बहुत जबरदस्त काम। सो जो पहले भी डॉक्टर सईद अहमद भट्ट ही पढ़ा रहे थे, उन्होंने फेल कर दिया, दोबारा उन्हीं के पास पेपर आया, तो जनाब इस टीचर ने, उस लड़की ने इस टीचर को कहा कि जनाब आप मुझे आप फेवर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। डॉक्टर सईद अहमद भट्ट से गलती ये होगी, इन्होंने उसको जो है वो जरा एक रिफ्यूज कर दिया कि भाई अपना पढ़ें, आप जाएं और इस तरह के कामों में ना करें, पहले भी आप इस तरह करती थी, और जो है वो जाएं और अपना पढ़ें, पढ़ के पास होना। तो लड़की इनसिक्योर हो गई, वो गई किसके पास? इसी डेपुटेशनिस्ट के पास।
इसी डेपुटेशनिस्ट के पास गई जो आज आर्ट हिस्ट्री की इंचार्ज, जो कि सारी परचेज की इंचार्ज। उनका हो अच्छा तो इसकी एप्लीकेशन दो। एप्लीकेशन दी गई और इस डिपार्टमेंट को एक बहुत बड़ा रिसर्च किया माजगा बनाने वाले हेड ने, ये जनाब आगे हरासमेंट कमेटी को भेज दी। क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जो हैरेसमेंट कमेटी है उसके लिए जरूरी है कि वो 30 डेज में अपना कंक्लूजन कर दे कि भाई हैरेसमेंट हुई या नहीं हुई। इस लड़की की एप्लीकेशन नवंबर 2020 में सरफेस हुई और आज नवंबर 21 हो गया, 1 साल जनाब। और ये मैं अनोत कह रहा हूं, अभी तक इस इंक्वायरी का फाइनल डिसीजन इस टीचर को कम्युनिकेट नहीं किया गया। 1 साल। बल्कि इस टीचर को शो का नोटिस दे दिया गया कि आप जी हमारे खिलाफ बात। जाहिर आप जो टीचर उसके साथ जब ज्यादती हो रही होगी तो वो कहीं ना कहीं तो बोलेगा ना कहीं तो बात करेगा कि देखो जी हमारे साथ मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे तो कोई फैसला भी नहीं सुना। इंक्वायरी कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी, इस टीचर को अभी तक कम्युनिकेट ही नहीं किया गया जा रहा कि भाई आप क्लियर हो गए हैं नहीं क्लियर हो गए, कुछ भी नहीं। हाँ वो मुझे जो इसके बारे में मालूम है, क्योंकि अभी ये इंक्वायरी मुकम्मल कंक्लूड नहीं हुई है, तो मैं इस पर तो ज़ाहिर कोई सोशल मीडिया पर बात नहीं करूंगा। लेकिन 1 साल हो गया अभी तक इसे कंक्लूड नहीं हुई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी जमा करा दी है, लेकिन उस पर कोई फैसला तो फिर बता देना जी कि हम आपको निकाल रहे हैं, हम आपको रख रहे हैं। ठीक। और फिर जितने लोग इस सारे प्रोसेस के साथ मुंसलिक हैं वो ज़ाहिर फिर हर जगह पर बात करते हैं कि भाई देखो कितना बुरा हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है। सो ये उस लड़ी का जो पास में मैंने बताई उस्तादों की, उस लड़ी की ही ये भी प्रोडक्शन है कि जो अपने सब्जेक्ट्स में फिर एक बेहतरीन उस्ताद है, लेकिन आपने कॉर्नर कर दिया। क्यों? क्योंकि फेवरेटिज्म यहाँ। सो मुकम्मल का मुकम्मल जब आप इन चीजों में ऑपरेट करना शुरू कर देंगे कि जिनकी ग्राउंड रियलिटीज के साथ आपका कोई कनेक्शन आपको डेवलप नहीं कर पाता, तो ये तो होगा एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट पाकिस्तान की तारीख का। अभी मोस्ट रिसेंट हो क्या रहा है? अब मोस्ट रिसेंट ये हो रहा है कि भाई ये होगी आपकी ओल्ड बिल्डिंग, ये होगी काला शाह काकू बिल्डिंग। तमाम सोर्सेज यहाँ पर आपने इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री बना दिए जिसके 3 डिपार्टमेंट्स। इसके पास लाइब्रेरी कोई नहीं है, इसकी तमाम लाइब्रेरी यहाँ मौजूद है। अब ये कहते हैं लाइब्रेरी इधर भेजो, तमाम हिस्ट्री के सोर्सेज। यहाँ पे जो लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन कहता है कि भाई मेरे पास पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद आपके पास उर्दू, उसके बाद आपके पास इंग्लिश लिटरेचर, उसके बाद मुख्तलिफ अदर डिपार्टमेंट्स में हिस्ट्री एज अ माइनर सब्जेक्ट भी तो पढ़ाया जा रहा है। तो मैं इन बच्चों के लिए कि यहाँ से चीजें यहाँ पे कर मूव कर दूं सारी, ये कहाँ जाएंगे? सो इन चीजों को कैलकुलेट नहीं किया गया। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जब इस इंस्टीट्यूट के लोगों से पूछा गया तो भाई क्यों नहीं लो इनटेक है, उन्होंने कहा जी वो एक हमारे कुलीग्स हैं और फिर एक इत्तेशाम भट्ट है, ये कंपेन कर रहा है हमारे खिलाफ और हमारे डिपार्टमेंट को। तो भाई कोई कंपेन नहीं कर रहा। अभी भी ये डिपार्टमेंट, ये इंस्टीट्यूट बेहतरी की तरफ जा सकता है और यहीं पे जा सकता है अगर बाकी
पूरा यूनिवर्सिटी का सेटअप भी आज। तो मेरी जो रिकमेंडेशंस हैं या सजेशंस हैं मोहतरम वाइस चांसलर साहब को भी, क्योंकि इस इदारे में तो और बिगाड़ होता जाएगा, इस इदारे को चलाने वाले और इसमें डेपुटेशन पे आने वाले लोग तो इसका खिलवाड़ करते जाएंगे। तो मेरी हम्बल सजेशन कि इस इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री को वापस मेन बिल्डिंग में बुलाया जाए, इसको लेके आए। तो इसकी जगह पर आप अभी वेट करें और कैपेसिटी बिल्डिंग करें न्यू कैंपस की, और उसमें ऐसे डिपार्टमेंट्स को लेके जाएं जो डायरेक्टली गवर्नमेंट कॉलेज की रिच कल्चर के साथ जो है वो डिपार्टमेंट्स कनेक्टेड नहीं है, जो लार्जली आपके ऐसे डिपार्टमेंट्स के जिनका ड्रामेटिक्स डिबेट्स और इनमें उनके स्टूडेंट्स की तवज्जो कम होती है। और ऐसे डिपार्टमेंट्स, अब मैं यहाँ पे नाम तो नहीं लेना चाहता किसी और जो है उन डिपार्टमेंट को खिलाफ तो नहीं करना चाहता, लेकिन इट वॉज टू अर्ली। जहाँ लाइब्रेरी होगी वहीं पर ये इंस्टीट्यूट चल सकता है, और लाइब्रेरी आप मुकम्मल की मुकम्मल मूव नहीं कर सकते, बाकी भी तो हैं स्टूडेंट्स। सो एक तो दूसरा ये कि काइंडली डेपुटेशनिस्ट इस डिपार्टमेंट में उनका रोल एंड कंट्रीब्यूशन एज अ टीचर और एज अ रिसर्चर, ना ये कि ग्राफिक्स डिजाइन अच्छा बना लेती हैं, ये जो है वो चीजों को बड़ा अच्छा तरीके से सोच लेती हैं। फिर एक इंटरनल ऑडिट करवाया जाए, कौन से फॉरेन स्टूडेंट्स इस डिपार्टमेंट में आए हैं अभी तक, एक भी नहीं है, लेकिन प्रोपोगेंडा हो जो इस इंस्टीट्यूट्स की सेल एंड इसमें जो परचेजेस हो रही उसका मोहतरम वाइस चांसलर साहब को इंटरनल ऑडिट तो करवा लिया जाए। फिर इस डिपार्टमेंट के वो टीचर्स जो इसका की इमेज बिल्डिंग करते हैं, इस डिपार्टमेंट के वो टीचर्स जो इसकी इमेज बिल्डिंग करते हैं, उनको इस डिपार्टमेंट की या इस इंस्टीट्यूट की डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाया जाए। हाई सैलरीज पर लोग लाने से डिपार्टमेंट नहीं चलते, चलने होते तो बहुत से सोशल साइंसेज के डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज के सोशल साइंसेज के डिपार्टमेंट से बहुत आगे निकल जाते। अभी भी गवर्नमेंट कॉलेज के सोशल साइंसेज के डिपार्टमेंट्स बेहतरीन जो है वो रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, बेहतरीन ऑफिसर्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस डिपार्टमेंट की इमेज को जो सबसे बड़ा धचका पिछले 1 साल में लगा वो ये है कि डॉक्टर सईद, उसको मेरिट पे उसके केस को देखा जाए, और वाइस चांसलर जो है वो वन साइड ऑफ द पिक्चर को देखने की बजाय इसको एक मेरिट पे इसको फैसले को देखें। क्योंकि 1 साल जब एक बंदे को आपने लटकाया हुआ तो कहीं आप कोई दूसरा प्रोफेसर अफजल तो नहीं बना देंगे। एमए कॉलेज के टीचर थे, हरासमेंट की झूठी एप्लीकेशन आई और प्रूव हो गया कि गिल्टी नहीं है, लेकिन उस वक्त के हुकाम ने उसकी रिपोर्ट को रोक ही रखा, बेचारा सुसाइड कर गया। सो इमेज बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को खुदारा समझें। और मेरी रिक्वेस्ट है खास तौर पर उन असातिज़ा से जो अभी भी पंजाब की मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी बुनियादें इस डिपार्टमेंट के साथ, खास तौर पर डॉक्टर ताहिर कामरान, कि जिनकी वजह से बिलीव मी, अगर आप मुझे पूछे ना कि इत्शाम बट कैसे बना है, तो अ, मैं इन्हीं उस्तादों की वजह से, जिनमें डॉक्टर ताहिर कामरान, डॉक्टर उस्मानी, ये अपना रोल प्ले करें इस डिपार्टमेंट को लेके। और फिर जो लोग रिटायर हो गए हैं सर्विसेज से, लेकिन वो इस डिपार्टमेंट
की बाबत जो है वो वाइस चांसलर को या इस डिपार्टमेंट के लोगों को वो भी कम्युनिकेट करें। मसलन एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर इकबाल चावला का है। पंजाब पूरे में हिस्ट्री डिपार्टमेंट्स में इस शख्स के लगाए हुए जो बीज हैं वो आज तनावर दरख्त बन चुके हैं। सो इनकी तरफ से भी खामोशी नहीं होनी चाहिए, ये भी इसको हाईलाइट करें। काफी लोग छोड़ के जा रहे हैं ये डिपार्टमेंट, और बिल्कुल आपको पुरसाने हाल नहीं। सो इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है, वरना हमारा हाल जो है वो वही हो जाएगा जो मैंने ये शुरू में मेंशन किया है। क्वेन शी हांग, चाइना का पहला एम्परर कहा जाता है क्वेन शी हांग को। जब ये आया था तो इसने इंटेलेक्चुअल्स को कॉर्नर कर दिया, किताबें जला दी कि जी पास्ट की स्टडी मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा। इसी चीज को बहुत बाद में फिर चेयरमैन माओ ने अपने कल्चरल रेवोल्यूशन के जरिए भी यही काम करने की कोशिश की। ये तजर्बात कामयाब नहीं हुए। सो इस डिपार्टमेंट के डिसीजन मेकर्स को ये समझना चाहिए कि तजर्बा अच्छा होता है, लेकिन हर तजर्बा जरूरी नहीं है कि वो कामयाब भी हो, ग्राउंड रियलिटीज के साथ जुड़। सो ये वजूहात हैं जो कि कोई इतनी बड़ी वजूहात नहीं है जिनको एड्रेस किया जा सकता है। आई होप कि वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर इस लेक्चर को के कॉन्टेक्स्ट में बेहतर कोई फैसला साजी करेंगे। थैंक यू।